नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 टाइम के टॉक शो सुनी सीरीज में। मित्रों, आज की चर्चा का विषय महाराष्ट्र इसलिए कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा पिछले 2-2.5 महीने से, और अगर हम उसको कनेक्ट करें तो सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद से जो एक नया सब्जेक्ट ओपन हुआ था ड्रग रैकेटियर्स का, लेकर के ताबड़तोड़ और उच्च स्तर की कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते कल वर्सोवा साइड में एनसीबी ने छापा मारा, जहां एनसीबी की टीम पर हमला हुआ। एनसीबी ने ड्रग पैडलर को पकड़ा, उसको छुड़ाने के लिए 60-62 लोग आ गए, उन्होंने टीम पर हमला किया। इसमें डिप्टी डायरेक्टर स्तर का भी अधिकारी घायल हुआ, चुटहिल हुआ और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। मित्रों, जनता का ये रिएक्शन पुलिस पर, शासन पर हमला, ये कोई नई बात नहीं है, परंतु महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में एक ज़्यादा गंभीर विषय है। इसलिए ज़्यादा गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से नारकोटिक्स के मामले को लेकर के महाराष्ट्र सरकार का ढुलमुल रवैया चल रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ी संदिग्धता की स्थिति है। जिस समय आज भारत ने इस विषय को हाईलाइट किया, तमाम फिल्म स्टार इसकी जद में आए। अभी हाल में ही परसों भारती सिंह और उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया। 87 कुछ ग्राम गांजा उनके यहाँ से बरामद हुआ, हालांकि आज उनको बेल भी मिल गई। पर कहने का मकसद ये है कि आखिर मुंबई में इतना बड़ा ड्रग रैकेट संचालित हो रहा है और मुंबई के द मोस्ट एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर परमवीर सिंह, जो कि 3 साल पुराने केस में अपनी खुन्नस को निकालने के लिए अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार करते हैं, 8 दिन जेल में रखते हैं। अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस गिरफ्तारी को अवैध कहा और बड़ी तीखी टिप्पणियां पारित करी, लेकिन बेशरम सरकारों को इन टिप्पणियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आज उस सरकार की नाकामी फिर एक बार तब सामने आई जब एनसीबी की टीम के ऊपर हमला हुआ। आप समझ सकते हैं कि एनसीबी की टीम के ऊपर हमला कहीं ना कहीं सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का द्योतक है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस में कम होते इकबाल का ये रिप्रेजेंटेशन है, ये एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट है कि मुंबई खास करके महाराष्ट्र में पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से फेल है। मुंबई खास करके माफियाओं के शिकंजे में है। परत दर परत ड्रग रैकेटियर्स का खुलासा हो रहा है। तो ये 2 दिन के ड्रग रैकेटियर्स तो हैं नहीं, ये अनवरत एक लंबे समय से चले आ रहे हैं। और ये क्यों कर और कैसे संरक्षित रहे, जब मुंबई की वन ऑफ द मोस्ट स्मार्ट पुलिस कहलाने वाली पुलिस इसको तब नहीं डिस्क्लोज कर पाई, तो क्यों नहीं कर पाई, क्या कारण थे? ये बड़े गंभीर वो विषय हैं जिनके ऊपर जांच होनी चाहिए। और सुशांत सिंह मर्डर केस में या सुशांत सिंह की आत्महत्या केस में जिस तरीके से ड्रग रैकेट का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, महाराष्ट्र के कुछ सो कॉल्ड बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट सामने आया था, और उस इन्वॉल्वमेंट के डिस्क्लोजर करने वाले अर्णब गोस्वामी पर पहले फर्जी टीआरपी के केस का एक झूठा मुकदमा बनाया गया, फिर उनके 3 साल पुराने उस केस में जिसमें एफआईआर लग गई थी, पुलिस के पास कोई भी नया क्ल्यू, नया एविडेंस ना होने के बाद उसको रीओपन करके बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना कोर्ट की इंटीमेशन के उसको रीओपन कर लिया गया। रीओपन ही नहीं किया गया, जिस तरीके से अमानवीय व्यवहार करके अर्णब को गिरफ्तार किया गया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की व्यवस्था की खामियों को उजागर करती हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आखिर हिंदुस्तान में क्या रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है? क्या हिंदुस्तान की जनता शासन प्रशासन और नियम कायदों से ज़्यादा प्रभावशाली हो गई है, या ये जो हमला हुआ ये प्रयोजित था? ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ड्रग माफियाओं ने किसके संरक्षण में ये हमला एनसीबी की टीम पर किया? ये बहुत ही गंभीर व विशिष्ट जांच का विषय है। विशिष्ट जांच का विषय इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी की हिम्मत ऐसी नहीं होती है, खास करके जब नेशनल एजेंसियों का इन्वॉल्वमेंट हो तो आदमी इस तरीके की हरकतों से बचता है। परंतु एक
ड्रग पैडलर के लिए 60-62 आदमियों का आ जाना, मौके पे पुलिस का ना होना, अधिकारियों पर प्राणघातक हमला, अधिकारियों का चुटहिल होना। मित्रों, ये बड़ी गंभीर विषय है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालत बदल रहे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसी भी एस्पेक्ट पर खरी नहीं उतर पा रही है, न तो रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश कर पा रही है, न महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की नीयत स्पष्ट हो रही है, न ही महाराष्ट्र में कोई कानून और न्याय जैसी व्यवस्था दर्शित हो रही है। ऐसी स्थितियों को लेकर के एक प्रश्न उत्पन्न होता है, तो फिर ऐसी सरकार की आवश्यकता क्या है? क्या महज शिवसेना को उपयोग में ला रही है कांग्रेस और एनसीपी, या शिवसेना के माध्यम से कांग्रेस और एनसीपी को खत्म करने की बीजेपी की कोई साजिश है? क्योंकि देखिए, जिस तरह कंगना रनौत के मामले में आनंद फानन में उसका ऑफिस गिराया गया, जिस तरीके से कंगना रनौत को महाराष्ट्र के एक बड़े कद्दावर नेता ने धमकी दी, तो इससे ज्यादा शर्मनाक, निंदनीय और घृणित कुछ भी नहीं हो सकता है। एक तरफ हम बात डेमोक्रेसी की करते हैं, अपोजिशन की करते हैं कि एक सशक्त विपक्ष ही एक मजबूत लोकतंत्र का आधार होता है, और दूसरी तरफ अगर आप अपने विरोध करने वाले को इस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में आके दिखाइए, मुंबई में आके दिखाइए, ये लोकतांत्रिक नहीं है। और ये लोकतांत्रिक इसलिए नहीं है कि वह सरकार ही लोकतांत्रिक नहीं है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि असक्षम चुनाव आयोग की असक्षम नीतियों के चलते हिंदुस्तान में गत कई वर्षों से अनवरत वोटर के वोट की बिक्री हो रही है। एक सुनियोजित षड्यंत्र है वोटरों के विरुद्ध। हिंदुस्तान की जनता को ओपनली छला जा रहा है। कई मसले ऐसे हैं जहां पर ओपन हॉर्स ट्रेडिंग की बात को स्वयं चुनाव आयोग स्वीकारता और उसके बाद भी नहीं रोक पाता है, क्योंकि वो रोकना नहीं चाहता। कहीं उसके आकाओ दलों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो कहीं उसकी अपनी मजबूरियां सामने होती हैं। मजबूरियों से आप मतलब समझ रहे होंगे मेरा। तो कुल मिलाकर के ऐसे लोकतंत्र का औचित्य क्या है? क्या ये वही लोकतंत्र है जिसके लिए हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी थी? क्या इस तरीके से भेड़ चाल वाले असक्षम, लचर, कमजोर लोकतंत्र के लिए हिंदुस्तान की जनता टैक्स पे करती है? या हिंदुस्तान की जनता इसलिए टैक्स पे करती है कि जनता के टैक्सों के ऊपर कुछ चुनिंदा 4-4.5 हजार लोगों की सुख सुविधाओं का जो है यापन हो? जी हाँ, मैं बात माननीयों की कर रहा हूँ। उन माननीयों की कि जो कहलाने को तो जनता से चुने जाते हैं, पर 5 साल आप उनसे फिर कोई सवाल नहीं कर सकते हैं, सिवाय एक विकल्प है कि अगले 5 साल बाद आप उनको बदल दें। क्या मजाक है? क्या मजाक है? वो माननी जब भी चाहें, जिस दल से वो चुने गए, जिन नीतियों के लिए वो चुने गए, उनसे कभी भी दरकिनारा कर वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। आम वोटर के वोटों की ओपन बिक्री हो रही है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अब तो सरकारी एजेंसियां भी सुरक्षित नहीं है। कई मसले ऐसे आए जिन पर एजेंसियों और क्या कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर पब्लिक का हमला हुआ। कहीं ना कहीं बड़ा झोल है, और ये झोल इसलिए गंभीर है कि हम लोग भी इस झोल के एक हिस्से हैं। मध्यम वर्ग खास करके हमेशा इन झोलों का शिकार होता है। उसके पास अपने परिवार के जीवन यापन के को लेकर के ही इतनी चिंताएं और इतना तनाव रहता है कि वो इस तरीके से इन सुनियोजित व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। आप देखिए, हर प्रदेश में अमूमन, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार के दौरान क्राइम ग्राफ बढ़ा है। मायावती के टाइम पे भी बढ़ा था, और बड़ा एक अच्छा बहाना ये सरकारें ले लेती कि साहब हम 100% FIR दर्ज करने लगे। जबकि हकीकत क्या है कि FIR दर्ज कराना आज भी उतना ही दुष्कर है जितना कि भगवान को प्राप्त करना, अगर कोई हाई प्रोफाइल मैटर नहीं है तो। इतनी बड़ी गंभीर स्थितियां हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था के लिए और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए। जिस देश में रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा हो, जिस देश में कुछ चुनिंदा लोगों की मनमानी चल रही हो, जिस देश का मतदाता खुलेआम छला जा रहा हो, जिस देश में केवल एक उद्देश्य हो, शासन हो सकता है, वो देश कभी भी विकसित और विकास नहीं कर सकता है वास्तविकता में।
उस देश में आखिरी पायदान पर खड़े आदमी तक कोई भी विकास की बात नहीं जा सकती है। हम 1 लाख करोड़ की नहीं, हम 10 लाख करोड़ की बुलेट की डबल बुलेट ट्रेन चला लें, हम पानी पे जहाज चला लें, लेकिन मित्रों जब तक हम न्याय का शासन स्थापित नहीं कर पाते, जब तक हम एक आम आदमी को उसकी सुरक्षा का एहसास नहीं करा पाते, जब तक हम एक आम नागरिक को उसके जीवन की स्वतंत्रताओं की गारंटी नहीं दे पाते, तब तक ये सारी बातें बेईमानी है, ये छलावा है, ये धोखा है, ये विश्वासघात है जनता के साथ। हम आप ऐसे ही अनवरत चर्चा जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको लाइक करें। नमस्कार।